हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसा कलाकार है जिनको मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ। आई हैव सीन हिज जर्नी। उनकी एंट्री एकदम हीरो की तरह हुई। ढेर सारे उन्होंने शोज़ किए, बहुत दर्शकों से प्यार इन्होंने पाया। लेकिन एक एक्टर होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की उसमें हमेशा एक लालसा रहती है। तो ये एक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इसके अलावा ढेर सारे मल्टी टैलेंट्स हैं। एंड आई लव द वे ही हैज़ transformed himself and he's doing really something different. तो मेरे साथ हैं आशीष शर्मा। जय श्री राम आशीष। जय श्री राम अमित, थैंक यू सो मच। तो आशीष को देखते सबसे पहले मेरे मुंह से निकलता है जय श्री राम, क्योंकि इन्होंने एक किरदार निभाया था सिया के राम शो में भगवान राम का। एंड आई थिंक भगवान राम का किरदार कोई निभा ले तो वो अमर हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो अभी भी लोग आपको मिलते हैं वही जय श्री राम बोलते हैं, बिकॉज यू नो प्लेइंग अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मेक्स यू इमॉर्टल। और इतना प्यार और रिस्पेक्ट इन किरदारों की वजह से कलाकारों को मिलता है। तो स्टिल पीपल रिमेंबर यू एज लॉर्ड राम ऑफ सिया के राम। सिया का राम से हुआ ये अद्भुत मिलन। हाँ बिल्कुल, अभी भी उतना ही प्यार और उतना ही मतलब मैं अमेज रहता हूँ कि अभी भी उतना रेलेवेंट है शो, अभी भी उतना फ्रेश है लोगों की मेमोरी में। एंड एवरी टाइम समथिंग कुछ भी रामायण के ऊपर बनता है या श्री राम के ऊपर बनता है जी, तो डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट होता है सिया के राम से। एंड आई थिंक वो जीत है उस शो की और वो जीत है श्री राम की। तो आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा। रामायण फिर से आया, रणबीर कपूर के चेहरा एज राम वायरल हो रहा है। तो हमारे टीवी के राम, सिया के राम को ये राम फिल्मी पर्दे के राम कैसे लगे? वेट ही कर रहा था ये क्वेश्चन कब आएगा। जी, आई लाइक हिम। मतलब फिल्म जो भी ट्रेलर देखा वो तो अच्छा ही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन बस एक ये है कि अगर हम राम को पर्दे पर डिपिक्ट करते हैं, श्री राम को हम पर्दे पर लेकर आते हैं, तो हम टेक्निक से दुनिया बना सकते हैं, भाव नहीं बना सकते हैं। और श्री राम भाव हैं, श्री राम हिंदुस्तान की नब्ज़ हैं, हमारा डीएनए है। वो इस कदर हमारे अंदर बस रचे बसे हैं और हम उनके साथ में रचे बसे हैं। तो आई थिंक जब तक हम श्री राम में विश्वास ना करें, वो उनको उतारना पर्दे पर बहुत मुश्किल है। और श्री राम क्योंकि किरदार नहीं है, वो विचार हैं। और उस विचार को अगर जब तक हम उस विचार में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पर्दे पर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए विरले ऐसा होता है कि बहुत लोगों ने श्री राम किया, विरले ऐसा होता है कि आप कुछ याद रखते हैं, कुछ नहीं याद रख पाते हैं। वो याद इसलिए रखते हैं क्योंकि शायद वो उस विचार में विश्वास रखते थे। और पर्सनली मैंने कभी भी मैं श्री राम कर रहा था, मैंने कभी भी एक कलाकार के तौर पर उसे अप्रोच नहीं किया। मैंने उसे हमेशा भक्त के तौर पे अप्रोच किया, मैंने उन्हें हमेशा डिवोटी के तौर पे अप्रोच किया। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई इट वर्कड फॉर मी। और आई थिंक यही मेरा इतना ही टेक है उसमें। तुमसे है अच्छाई, तुमसे ही सच्चाई। तो आपकी एक फ़िल्म थी हिंदुत्व, उसकी शूटिंग हो रही थी ऋषिकेश में। तो किस्सा बताना चाहूँगा। तो दीपिका जी जो हमारी सीता माँ का किरदार उन्होंने निभाया था, वो भी उस फिल्म में थी। और उनके साथ में लक्ष्मण झूला पे हम जा रहे थे, तो मैंने एक्चुअली देखा कि भक्त आए और उनके चरणों में लौट गए। एंड वो बड़ा ही वो बड़ी एम्बैरेस हो गई कि उनसे बड़ी उम्र के लोग उनके चरणों में लौट गए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब आपसे बड़े लोग, श्री राम जी आप बने, तो लोग क्योंकि जो पर्दे पर दिखाते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं? होता है, बिल्कुल होता है, अभी भी होता है काफ़ी समय। और जिस समय शो था उस समय तो बहुत होता था। बड़े बुज़ुर्ग भी करते हैं ऐसा, पर वो आई अंडरस्टैंड कि वो आशीष के पैर नहीं छू रहे हैं, वो अपने श्री राम के पैर छू रहे हैं, क्योंकि वो उनकी प्रतिमूर्ति आपके अंदर देख रहे हैं। वो उस भाव, जैसे मैंने कहा, वो भाव है उनके अंदर में, वो भक्ति का भाव है और वो उसे पूरा करते हैं, वो उसे आपके अंदर देखते हैं। सो हाँ, एम्बैरेसमेंट होती है डेफिनेटली। और मैं उन्हीं से क्षमा मांग लेता हूँ, उससे भाई प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरे पैर मत छूइए। और मैं थोड़ा सा उनको हंसी मजाक में समझा देता हूँ। पर आई थिंक ये श्री राम का मैजिक है, ये भारत में श्री राम का मैजिक है और वो कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी भी नहीं। कहाँ ये खेल सीखा नजर से। आशीष की लेटेस्ट फिल्म खेजरी रिलीज़ हो चुकी है स्टेज OTT पे।
अगर आप प्रोमो भी देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। आशीष को पहचानना मुश्किल है, बहुत मेहनत की है और सबसे खास बात है उस किरदार को इन्होंने खुद लिखा है, खुद गढ़ा है और उसको पूरा पर्दे पर पेश किया, जिसके लिए इन्होंने फिजिकली, मैंने सुना 30 kg आपको वेट रिड्यूस करना पड़ा एंड यू हैव टू, उससे फिजिकली तो ठीक था लेकिन इमोशनली यू हैड टू चेंज एवरीथिंग। तो आई थिंक इट रिमेन्स द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर ऑफ योर करियर। बिल्कुल। आई थिंक मैंने और अर्चना ने लिखा इसको पहले, और जब लिख दिया उसके बाद में मैं खुद ही डर गया जो मैंने लिखा उसको पढ़ के कि अब इसे मुझे निभाना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है और जो उसकी पूरी जर्नी है खेजड़ी की जी, वो बहुत ही इंटीमेट जर्नी है। इट इज़ लाइक अ जर्नल, द फिल्म इज़ लाइक अ जर्नल ऑफ दैट पर्सन। जी, और उसको उतना सच्चाई से जीना, क्योंकि मेरे पास एज एन इंडिविजुअल कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है उस जीवन का। मैंने कभी नहीं जिया, ना मैंने कभी देखा है, ना मेरे आसपास किसी विसिनिटी में कोई ऐसा रहा है। ओके। तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, किस चीज़ से उसे गढ़ूँ। तो प्रोसेस जो था वो अनलर्निंग का ज़्यादा था। तो अपने आप को ना सिर्फ एज एक कलाकार के तौर पर अनलर्न करना था, एक इंडिविजुअल के तौर पे अनलर्न करना था। अपनी मैस्कुलिनिटी को अनलर्न करना था, अपने मैनलीनेस को अनलर्न करना था, और वो मैनरिज्म्स की बात नहीं थी। इट वाज अबाउट गेटिंग द करेक्ट साइकी। तो हमें उसके माइंडसेट में जाने के लिए तकरीबन 6 महीने मुझे लगे, और बहुत सारा प्रोसेस रहा उसमें। फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि 30 किलो कुछ कम किया, तो वो सब आसान था मेरे लिए। जो मुश्किल था वो ये था कि वो कोशिश ना लगे जब मैं कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनिकली होना चाहिए, वो बस बहना चाहिए। क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं हमें उठना बैठना कैसे, इट जस्ट हैपन्स। तो वो वही उस वहाँ तक पहुँचना था। तो उसके लिए मैंने कथक सीखा। ओह अच्छा। और कथक से वो फेमिनिटी, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज में वो उठना बैठना, तो वो बहुत ऑर्गेनिकली फ्लो होना शुरू हुआ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। और बहुत सारी वेजिटेबल जूसेस पिए और बहुत सारा करेले का जूस पिया। पर आई थिंक जब आपका गोल सेट होता है और समथिंग एक्साइट्स यू फ्रॉम इनसाइड, जब आपकी सोल को एक्साइट करता है, ऑल दीज थिंग्स ना, फिर वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उसका। जी, आई थिंक इट्स जस्ट दैट जर्नी दैट यू एंजॉय। जी, मुझे याद है कि कुछ सालों पहले कल्पना लाजमी नाम की एक फिल्मकार थी और उस पर एक फिल्म उन्होंने बनाई थी दरमिया। वो शाहरुख खान को लेना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे जब ये मोस्ट ऑफ द हीरोज सो कॉल्ड, दे नेवर वांटेड टू ब्रेक अवे विद देयर इमेज, एंड शाहरुख खान कुड डू दैट film because he was already a hero, and it takes guts to, and when you are like a hero you have to carry this masculine image. तो बहुत गट्स लगते हैं कि उसको तोड़ के इस तरह का कोई रोल करे। ये आपकी इमेज भी एक वेरी मैस्कुलिन, एक इतने रोल्स आपने हर तरह के निभाए थे, तो एक रिस्क था कि मैं इस तरह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो दिमाग में था? नहीं, कभी नहीं था। लिखते हुए नहीं आया कभी, तो करते हुए तो सवाल ही नहीं था। उसको कभी उस नज़र से देखा भी नहीं, और आई थिंक मैंने कभी भी ना अपने आप को ना अपने करियर को कभी उस तरीके से देखा है। हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि एक्टर्स थोड़ा सा वेरी होते हैं, कॉशियस होते हैं, पर मुझे कभी इस तरह का ना फील हुआ, ना मैंने कभी इस तरह से सोचा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैं करूँगा कैसे, और मेरा सारा ध्यान ही वहाँ था। मैंने कभी करना है या नहीं करना है वो वही नहीं किया, मुझे करना ही था, इसीलिए मैंने लिखा, इसीलिए मैंने उसे गढ़ा। और आई थिंक अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है और एक समय होता है। आई थिंक 20 साल पहले जो समय था फिल्मों का वो बदल चुका है, और अभी जो समय है, इस समय में ऑडियंस भी इवॉल्व है, बहुत ज़्यादा, बहुत इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है। ऑडियंस को पता है ये एक एक्टर है जो काम कर रहा है, दे आर अवेयर ऑफ इट। वो एक एरा था जब सिर्फ जो पर्दे पे एक इमेज होती थी वही इमेज आपकी असल ज़िंदगी में भी होती थी, और ऑडियंस आपको वैसे ही परसीव करती थी। नाउ ऑडियंस इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उन्हें पता है कि कलाकार है, ये किरदार निभा रहा है, और अगर आप उस किरदार को कनेक्ट कर सकते हैं, दे रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। सो आई थिंक वी आर ओनली एज गुड एज आवर लास्ट जॉब।
and so concentrate on the job rather than anything that happens after. जी तो केजरी रिलीज़ हो गई है स्टेज OTT पे, तो OTT पर किस तरह का प्यार मिल रहा है? और अपेरेंटली 6-7 भाषाओं में है तो और मैंने सुना है कि भोजपुरी ऑडियंस से बहुत अच्छा आपको प्यार मिला। ओरिजिनली तो ये राजस्थानी हिंदी की फिल्म है, लेकिन भोजपुरी ऑडियंस, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। हाँ, क्योंकि भारतीय कहानी है और भारत के परिवेश की कहानी है। भारतीय परिवेश जो कस्बों में, गांवों में है, वो अमूमन सब जगह एक जैसा ही है। खाली भाषा और बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, पर उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके समाज को देखने का नज़रिया, वो सब बहुत एकदम सिमिलर है। और ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि गुजराती में भी उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। और जो नंबर्स अभी आ रहे हैं वो मतलब अमेजिंग नंबर्स हैं। आई थिंक स्टेज भी बहुत खुश है क्योंकि उनका जो इंसर्शन है रीजनल लैंग्वेज की ऑडियंस में वो ट्रमेंडस है। और आई थिंक उसी ऑडियंस को हम केटर भी करना चाह रहे थे कि हम उन तक जाएं, क्योंकि उनकी कहानी है, उनसे निकली हुई कहानी, उनके बीच की कहानी है। सो हम उनके पास जाना चाह रहे थे, इसीलिए आई थिंक वी टुक दिस रूट ऑल्सो। एंड कमाल का मतलब रिस्पॉन्स है। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। फिल्म तो ये 2018 या 19 में रेडी हो गई थी, उसके बाद आपने इनको फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन किया और अमेरिका में और काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसको अच्छी सराहना मिली। तो विदेशी ऑडियंस, जो हमारी भारत की बाहर की जो ऑडियंस है, उन्होंने किस तरह से फिल्म को लिया? वहाँ किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले थे? आउटस्टैंडिंग रिएक्शंस, मतलब वो हर जगह पर एक 10 मिनट की खामोशी और फिर तालियाँ, यही मैंने अमूमन सब जगह कॉन्स्टेंटली देखा। क्योंकि वो शॉक हो जाते हैं देखकर फिल्म को, क्योंकि फिल्म का एंड ऐसा है, क्लाइमैक्स ऐसा है और फिल्म आपके ऊपर वो असर करती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको एक आईना दिखाती है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भोजपुरी में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमने इस फिल्म को तकरीबन दुनिया के हर भाषा में दिखाया है। जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, स्पेन, थाईलैंड, US, UK, कनाडा, वी हैव गॉन टू ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब। और हर भाषा में भाषा से परे हटकर लोगों ने कहानी को समझा और उसकी जर्नी पर वो साथ में गए। एंड एवरीवेयर दे वर जस्ट कनेक्टेड विद द स्टोरी एंड कनेक्टेड विद द जर्नी ऑफ द स्टोरी। और आई थिंक ये पहली ऐसी राजस्थानी भाषा की फिल्म होगी जिसे इंटरनेशनल थिएटर रिलीज़ किया गया। हमने साउथ ईस्ट एशिया में उसे थिएट्रिकली रन किया है और 4 वीक्स तक वहाँ पे उसने कमाल का थिएट्रिकल रन किया। सो आई थिंक आई फील वेरी प्राउड एज अ राजस्थानी कि हमारी अपनी भाषा, अपनी बोली की फिल्म दुनिया भर में इतनी सराही जा रही है, उतनी देखी जा रही है। तो आशीष बोलता है राजस्थान के हैं, जयपुर में पले बड़े हैं, और ये खास बात है कि राजस्थान जो वर्ल्ड वाइड इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है टूरिज्म में, वहाँ से ये फिल्म आ रही है। तो राजस्थानी सिनेमा की बात करूँ तो जैसे कि दक्षिण भारत का सिनेमा हो या मराठी या बंगाली सिनेमा की तरह राजस्थानी सिनेमा को वो मोमेंटम नहीं मिल पाया। ऐसे कई फिल्में बहुत बनी हैं राजस्थानी भाषा में। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थानी सिनेमा क्यों मेन स्ट्रीम नहीं? अभी भी लोग बहुत उसको हिंदी से कंफ्यूज करते हैं, उसको वो कैटेगरी या वो रीजनल का एक दर्जा नहीं मिलता जो बाकी भारत की बाकी रीजनल भाषाओं को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, जबकि राजस्थान नंबर 1 टूरिज्म में है, विदेश के सब लोग राजस्थान को जानते हैं? जी, आई थिंक जो 1980-90 के दशक में जो राजस्थानी सिनेमा था वो बहुत अच्छा था और उसमें बहुत अच्छी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आई। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो सभी लोग हिंदी की ओर रुख कर गए। जो कलाकार थे, जो मेकर्स थे, और अब वहाँ पर उतने अच्छे मेकर्स नहीं बचे और धीरे धीरे उसका स्तर नीचे गिरता गया और वो कहीं ठहर गया एक जगह पर, वो बढ़ा नहीं उसके बाद में। सो वही जो गैप है वो अब मेरी कोशिश है कि मैं उसे ब्रिज करूं और खिचड़ी उसकी पहली कड़ी थी। और चूँकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सीखा है। सो जो एक मेन स्ट्रीम का जो एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को और मेन स्ट्रीम की सारी जो हमारी लॉजिस्टिकल नेटवर्किंग है उसको लेकर एक पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो बनाएं। और जो अपनी भाषा, अपनी बोली की फिल्में, आई थिंक वी वांट टू, आई रियली पर्सनली वांट टू रिवाइव that lost glory, and I really want to bring it up to the other regional language cinema.
और मतलब पड़ोस हमारा जो है गुजरात, वो पिछले 5 साल में मतलब उन्होंने ट्रमेंडस तरक्की की है। जी। और आई थिंक उसका सिर्फ एक मूल कारण ये है कि अपनी भाषा, अपनी बोली और अपने आप पर गर्व करना। हमें ये समझना होगा कि हमें अगर हम अपनी जड़ों पर गर्व नहीं करेंगे तो जड़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जो हो रही हैं अगर उन्हें रिवाइव करे रखना है तो आई थिंक वी नीड मोर पीपल। इसीलिए मैं और अर्चना स्पेशली व्हेन एवर वी गेट अ चांस वी ऑलवेज ट्राई टू गो बैक टू आवर रूट्स। हम वहाँ से काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है वहाँ पर इन लास्ट 4-5 ईयर्स, एंड खिचड़ी उसकी पहली कड़ी है। जैसे आप देख रहे हो उसमें सारे कलाकार हमने वहीं से लिए। जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आपने जो आपकी टीम ने वहाँ के कलाकारों का चयन बहुत ही लोकल एंड इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक आल्सो। यस, और कमाल के कलाकार हैं। मतलब मैं कहूँगा कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो एट पार विद एनी मेन स्ट्रीम एक्टर, बस मौका नहीं है वहाँ पे जी। और वो मौका अब हम उन तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो और उसमें तकरीबन 8-10 कास्टिंग है, मेन कास्टिंग्स हैं, मतलब आप प्राइमरी कास्टिंग बोलेंगे, सब वहाँ से हैं। वहाँ के थिएटर के कलाकार हैं, ना सिर्फ वो बल्कि इवन अ लॉट ऑफ टेक्निकल टैलेंट वी ट्राइड कि हम वहाँ से होन करें। अच्छा। तो हमने उन्हें साथ में लिया। Okay. यहाँ से हम मेन स्ट्रीम कुछ टेक्नीशियंस लेकर गए Okay. और उनको वहाँ पे ट्रेन किया। वहाँ पे हमने उनको वर्कशॉप्स किए सो दैट दे लर्न, दे अंडरस्टैंड। उनको मेन स्ट्रीम का एक्सपोजर मिलेगा तो वो काम करेंगे। जी। और हमने वहाँ पर एक नीश टीम क्रिएट की है अभी, जिसको लेते हुए हम खिचड़ी जैसे पहली कड़ी थी, वी हैव नाउ प्लान्ड अ होल स्लेट ऑफ फीचर फिल्म्स जो हम पिछले 3 साल में क्यूरेट कर रहे थे स्लोली ग्रेजुअली और जस्ट वर्किंग ऑन बैक से आराम से हम धीरे धीरे वही काम कर रहे थे। एंड नाउ विल स्टार्ट टेकिंग देम ऑन टू द फ्लोर्स नाउ। आशीष से मेरी मुलाकात हुई थी, इनका एक शो आता था गुनाहों को देखता, जो इनका पहला टीवी शो था। यानी बहुत ही संजीदा कलाकार हमेशा रहे, लेकिन आशीष योर लाइफ took a turn when you got married. तो कहते हैं शादी एक होती है कि बिल्कुल बदल देती है, and new dimension of your journey started very creatively because अर्चना आप दोनों ने मिलकर आज आप प्रोड्यूसर है, राइटर है। तो how did your life change after marriage? Totally, completely, and I think ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आई थिंक सोच समझ कर खेले जाने वाला गैम्बल इज़ मैरिज। और वो गलत हो जाता है तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक मेरा पासा सही पड़ गया। एंड अर्चना इज़ नॉट जस्ट अ स्पाउस, शी इज़ वो लोग बोलते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसका हाथ नहीं है, मतलब वो शी पूरी की पूरी खड़ी है। और वो मतलब पीछे भी नहीं खड़ी है, साथ में भी नहीं खड़ी है, शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो शी टेक्स द ब्लंट, अगर कुछ आता है तो वो पहले लेती है, एंड शी इज़ लाइक अ शील्ड टू मी। ऑल्सो शी इज़ द ब्रेन्स बिहाइंड वट एवर दैट आई डू, एंड मैं कर भी इसीलिए पाता हूँ क्योंकि वो है साथ में, तो वो सब मैनेज करती है, वो सब कर लेती है। शी इज़ अ मल्टीटास्कर और वो सब संभाल लेती है अच्छे से। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड रियली मतलब वरदान है मुझे ऊपर वाले का, अर्चना मेरी ज़िंदगी में है। जी। तो मेरे पॉडकास्ट की खासियत होती है कुछ ट्रिविया, कुछ जानकारी जो शायद लोग नहीं जानते। तो इस सम ट्रिविया टाइम जो मैं आशीष के बारे में बताना चाहूँगा। तो आशीष ने अपना डेब्यू किया था एक ऐसी फिल्म के साथ जिसने इंडस्ट्री को बहुत सारे कलाकार दिए, राजकुमार राव से लेकर नुसरत भरूचा। और वो फिल्म थी लव सेक्स एंड धोखा, साल था 2010। और बिल्कुल हीरो की तरह आपकी एंट्री हुई थी। बस मैं आपको पहली बार देखा। तो हाउ डिड लव सेक्स एंड धोखा हैपेंड एंड यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल लेकिन एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रोल था। यस, इस बस का रुकना महज एक इत्तेफाक नहीं, ये तो स्क्रिप्ट है उस ऊपर वाली का। वो बहुत फन एक्सपीरियंस था। हम सब एकदम मतलब सब कहीं ना कहीं सब में सब कोई किसी ना किसी एक्टिंग स्कूल से निकले हुए बच्चे थे हम। एंड सब मिले, इकट्ठे मिले, तो उस वक्त एक बहुत ही यंग फ्रेश एनर्जी होती है आपकी, कुछ इनहिबिशंस नहीं होते हैं। और उस वक्त दिवाकर वाज कास्टिंग एंड मैं अनुपम खेर से बाहर निकला था, वहाँ से मुझे वहाँ उनके पास भेजा गया कि आप मिल के आओ। वहाँ मिला दिवाकर स्वामी एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है, कुछ करके बताओ। एंड आई जस्ट इम्प्रोवाइज समथिंग एंड दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म मेकर ही इज़। तो हमने कुछ इम्प्रोवाइज किया एंड ही रियली लाइक्ड इट। ही सेड कि हाँ हीरो बन के दिखा। मैंने कहा हीरो बन के दिखा, तो देन आई डिड समथिंग, कुछ कमर्शियल मैंने करके दिखाया उनको। तो दैट्स व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर
and he said कि नहीं मस्त है and let's start, and then started a process of 2 months, which I still remember and so enjoyable. हम लोग सब सुबह, उस वक्त माही में उनका ऑफिस होता था, क्योंकि हम लोग सब सुबह आ जाते थे, all of us, like मैं, राज, नुसरत, all the other actors, अमित, और हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती थी फिल्म की, इट वाज जस्ट द सीन्स, एंड मैं फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस देख रहा था, वो सीन्स थे और हम आते थे और हम रिहर्स करते थे, तो हमें 20-25 दिन तक दिवाकर सिर्फ बात करते थे हमसे, वो बात करते 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 हमको उन्होंने एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पकड़ा दिए कि यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस, जस्ट बाय टॉकिंग एंड देन स्टार्टेड रिहर्सल्स. तो हमें सिचुएशंस थे, सीन्स थे, एंड वी यूज्ड टू से व्हाटएवर केम टू आवर माइंड. हम इम्प्रोवाइज करते थे, तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं एंड असिस्टेंट्स बैठ के जॉट डाउन करते थे जो भी हम बोल रहे हैं, एंड दोज बिकम्स डायलॉग्स. Okay, that's a different kind of a filmmaker he is. Yeah, वो बस बोलते ये मीटर कम कर लो, वो मीटर चेंज कर लो, थोड़ा ये ऐड कर लो, थोड़ा वो ऐड कर लो, वो अपने इनपुट्स वैसे देते रहते थे. Like he used to just hand hold and guide us through it. Okay. So it was a very interesting process. और जब हम शूट भी कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा फॉर्मेट ऐसा था कि इट वाज अ वेरी हिडन कैम, वेरी वॉयरिस्टिक. एट टाइम्स हमको पता भी नहीं होता था कैम है कहाँ, एक्चुअली नहीं पता होता था. तो दे वर जस्ट वन टेक्स दैट वी वर जस्ट डूइंग, नो कट्स, नथिंग. तो वो ऐसा गमले वमले में कहीं छुपा देते थे एक आधा कैमरा, एंड वी वर जस्ट यूज्ड टू परफॉर्म. इट वाज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस फॉर अस. जी. टेलीविज़न की बात करें तो आपने टेलीविज़न कुछ ऐसे किरदार निभाए जो बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलते हैं. यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप भगवान राम बने, चंद्रगुप्त बने, पृथ्वी वल्लभ, 3 ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे पौराणिक या हमारे इतिहास के कैरेक्टर्स थे. तो ये 3 सीरियल्स में से नाम लिए क्योंकि 3 अलग अलग हिस्ट्री के हमारे कैरेक्टर्स आपने निभाए. भगवान राम माइथोलॉजी, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य की जो कहानी थी, बहुत अच्छे से, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत शो था. एंड ऑफ कोर्स पृथ्वी वल्लभ. तो इस तरह का जो कंटेंट है हमेशा से इट वर्क्स ऑन टेलीविजन. आजकल यही कंटेंट ज़्यादा वर्क करता है कि पौराणिक कथाएं, हमारी जो इतिहास का एक हो गया है. तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स वी ऑल नो, एंड कहीं ना कहीं टेलीविजन उनको और अच्छे से बताता है ये कहानियाँ. हाँ, आई थिंक मेरे केस में ऐसा था कि जो आप सोचते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं. सो आई हैव ग्रोन अप रीडिंग अ लॉट. तो मेरे घर में किताबें बहुत थी, क्योंकि पापा लिखते हैं, राइटर भी थे, एंड ही यूज्ड टू बी RS ऑफिसर, अधिकारी थे पर राइटर थे. तो घर में ना मैं किताबों के साथ पाला बड़ा. मैंने कभी पापा को विदाउट अ बुक सोते हुए नहीं देखा है. ही यूज्ड टू स्लीप विद अ बुक ऑन हिज चेस्ट, ऐसे ही. सो वो शायद क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं उस परिवेश में, उस माहौल में, तो आप भी फिर पढ़ना सीखते हैं. तो बहुत छोटे से आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट. तो पापा की बुक्स जो थे मैं पढ़ना शुरू कर दिया. तो उनमें मैंने इतिहास, साइकोलॉजी, कथाएं, पौराणिक कथाएं और स्पिरिचुअल बुक्स, तो ये मैंने बहुत पढ़ी बचपन में. तो पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ, एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करने लगे कहीं ना कहीं दिमाग में. और जब मैं मुंबई आया तो आई थिंक देन आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ रोल्स. और जो चंद्रगुप्त से शुरू हुए, एंड आई थिंक क्योंकि चंद्रगुप्त एक बहुत ही वेल रिसर्च शो था और बहुत अच्छी तरीके से उसे लिखा गया था, और उसमें इतिहास को बहुत सही तरीके से दिखाया गया था. प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग था उस जमाने के लिए. क्या को राखे साइयां, मार सके न कोई. और आपको आप ट्रिविया देते हो, एक ट्रिविया देता हूँ मैं आपको. ओके, तो हमारे शो में आशीष से एक ट्रिविया. सो चंद्रगुप्त इज अ शो जो कि कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है. वहाँ पर टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, शो को दिखाया जाता है बच्चों को. ओह माय गॉड. टू teach them about Chandragupta and Chanakya. And I also got to know this very, very recently from an ex-student who also happens to be a journalist now, a very, very well-renowned journalist. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उसी गुरुकुल से पढ़े हैं, और आई थिंक 6th to 8th के बीच में बच्चों को उस गुरुकुल में चंद्रगुप्त दिखाया जाता है. हमारा वाला शो कि मैंने अभी अभी इन यवनों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को पराजित कर सबके सामने मारा है. सो आई वॉज वेरी, मुझे लगा ऐसे कि वाकई कुछ बहुत अच्छा किया है जीवन में, और वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो आई थिंक इसी तरीके से, क्योंकि जब आप एक बार निभा लेते हैं तो इवन मेकर्स सी दैट ओके कि
इस तरह के किरदारों को हम इनसे दे सकते हैं और ये उसे ईमानदारी से अच्छे से निभाएगा। वो ईमानदारी निभाना भी इसीलिए आता है शायद क्योंकि आई हैव रेड दोज थिंग्स एंड दे एक्साइट मी एंड मुझे उसमें मज़ा आता है। तो वो मेरे जहन में ऑलरेडी कहीं हैं और बचपन में शायद मैंने इमेजिनरी वर्ल्ड में जिया है उनको, और ये सब अब यथार्थ में हो रहा है मेरे सामने। एंड ये सब किरदार मुझे ऐसा बहुत पर्सनली लगता है कि हमें ये सारी कहानियाँ, हमारे एपिक्स, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी हिस्ट्री को हमें बार बार लगातार बहुत अच्छे तरीके से रिटेल करते रहना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। और आप उन्हें बोले किताब पढ़िए, शायद वो नहीं पढ़ पाएंगे, पर आप उन्हें अगर दिखाएंगे ना, वो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। एंड हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं खो गई है एंड वी शुड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट कि हमें उसे बार बार रिटेल करना चाहिए और ऑथेंटिकली रिटेल करना चाहिए। आप एंटरटेनिंग बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करें, सब करें, बट उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखनी चाहिए और उसे नई जनरेशन तक हमें ले जाना चाहिए, स्पेशली हमारी हिस्ट्री को। मैं ही हूँ मौर्य, मैं ही हूँ मौर्य। आप हमारे शो के भी हिस्सा रहे हैं। हमारे शो में हमने आपके सारे शोज़ का ऑन लोकेशन बिहाइंड द सीन कवर किया है, लेकिन आज भी फैंस आपके एक शो के दीवाने हैं। जब भी आशीष शर्मा का नाम आता है, दे स्टिल टैग यू विद दैट शो। एंड वो शो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी स्ट्रॉन्ग है। वो शो था रंग रसिया, जहाँ आपकी सनाया ईरानी के साथ जोड़ी थी। एंड दैट शो, आई डोंट नो, फैंस स्टिल लव यू इन दैट शो। तो व्हाट वाज देयर? और मैंने कहा कि 1-1.5 साल ही वो शो रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। तो हाउ स्पेशल इज रंग रसिया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटेड अ फैंडम फॉर यू? मोहब्बत की कोई और कहानी। वेरी वेरी स्पेशल। आई थिंक रंग रसिया ने मुझे पिवट किया ऐसे, और रंग रसिया इज़ अ वेरी पर्सनल शो फॉर मी। बहुत करीब है मेरे दिल के, और आई थिंक वो इसीलिए आज भी दुनिया भर में रीरन होता है। इट इज़ स्टिल बार बार रीरन होता है, और उसके इंडिया से ज़्यादा अब्रॉड फैंस हैं, वहाँ बहुत पॉपुलर है शो। आई थिंक उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो राजस्थान का शो है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर। यस। और मैंने कहा ना कि कुछ है ऐसा जो बार बार आपको वहाँ लेकर जाता है। एंड आई थिंक वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें मेरी अपनी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैंने वो जीवन बहुत करीब से देखा है, जिया है, मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे। तो वो रस्टिकनेस, वो रॉनेस, वो पैशन, आई थिंक वो वर्क करता है उस शो के लिए। और उस शो में ना कहीं कुछ बहुत एक ऑनेस्टी है उस शो में, क्योंकि जो बना रहे थे ना हम सब के अंदर एक ऑनेस्टी थी उस समय, क्योंकि हमें एक बहुत ही किक-एस गेम चेंजर शो बनाना था। तो सबका ना माइंडसेट एक था, बस कि ये बनाना है। एंड उस समय के लिए एक मेल सेंट्रिक शो, एक्शन शो, इतने बड़े लेवल पे माउंट होना, सो इट वाज ऑल न्यू फॉर टेलीविजन। सो आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट। एंड इसीलिए आई थिंक वो स्टैंड आउट करता है शो भीड़ में से आज भी, और इसीलिए उसका रिकॉल वैल्यू इतना ज़्यादा है। आई थिंक इट्स द रस्टिकनेस और वो उसका जो राजस्थानीपन है, आई थिंक वो उसे स्टैंड आउट करता है। उसका म्यूज़िक स्पेशली उसे स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि उसमें भी वो राजस्थानी टच है। एंड आई थिंक बस वही है उस शो की कहानी। ऐसे कर रही है जैसे 6 साल की बच्ची हो। जितनी भी हूँ, आपसे 1 साल बड़ी हूँ। तो मेरे साथ आशीष शर्मा है। वेब एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर सब नदियाँ आके मिलती हैं। तो इन्होंने फिल्में भी की, टेलीविज़न भी की, लेकिन वेब पे इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो आज सबकी ज़बां पर है। प्रधानमंत्री मोदी का किरदार आपने वेब पर निभाया। तो एक पहली बार मतलब मोदी जी को देखने का मौका मिला था। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ओरिजिनल मोदी का किरदार सबसे पहले आपने निभाया था। साल के संघर्ष को बेकार कर दिया। So how was playing Narendra Modi for the first time ever on any medium on your web series Modi, जिसके I think 2 सीजन आए थे? हाँ, तो लड़ाई भी आपकी अपनी होगी जी। ट्रमेंडस एक्सपीरियंस था। आई थिंक मेरे लिए तो एज एन एक्टर कमाल का एक्सपीरियंस था। एक तो डायरेक्टर उसके उमेश शुक्ला, इतने बढ़िया डायरेक्टर, और पूरी टीम ही बहुत ही अच्छी थी। रिसर्च बहुत अच्छा था शो का, और किसी मौका मिलता है अपने इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को प्ले करने का।
एंड वो भी उसमें मज़ा ये था कि उनके ऐसे फेज़ को पोर्ट्रे करना था जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। ओके। उनका यूथ, उनका 25 से 45 वाला जो फेज़ था, प्री सीएम फेज़। ओके। और जब वो कॉलेज में थे, कॉलेज से कैसे वो जनसंघ का हिस्सा बने, जनसंघ से कैसे वो धीरे धीरे इमरजेंसी का पूरा एरा उस समय कैसे वो उन्होंने किया, वो क्या बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ओके। हाँ, इस बारे में बहुत कम लोग हाँ, और वो उसका पूरा रिसर्च बहुत ही मतलब लोगों से रिसर्च था वो, उनके साथ जो लोग पले बड़े वो आज भी वहाँ हैं, उनके दोस्त उस समय के जो थे उनसे पूरा निकाला गया था पूरा रिसर्च, उनके परिवार वाले उन सब से पूरी बातचीत करके। तो बहुत ही वेल रिसर्च, बहुत अच्छा शो था और बहुत ही मतलब वो पॉलिटिकल शो नहीं था। वो मेरे लिए अच्छी बात मुझे अच्छी लगी उसमें, जैसे उसका टाइटल भी है कि मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। तो एक्चुअली जर्नी ही थी उनकी, उसमें कुछ पॉलिटिकल कुछ पुश नहीं था। इट वाज अ पर्सनल जर्नी ऑफ दैट इंडिविजुअल कि कैसे उसका जो हाई पॉइंट है वो है कि कैसे एक आम आदमी, कैसे डेमोक्रेसी एक आम आदमी को एक शायद एक गरीब तबके से आते हुए व्यक्ति को भी ये मौका देती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वो उसका जो सार था ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर उसमें कैसे आपके व्यक्तित्व में वो होना चाहिए। तो वो जो था ना उसमें से छोटे छोटे डिटेल्स है उसमें जो हमें कहीं नहीं पता आज भी। जैसे मोदी जी हमेशा एक छोटा कोम रखते थे अपने पास पॉकेट में। अच्छा। तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेयर। उनके हेयर हमेशा और वो तब से है उनके अंदर। तो ये उनके दोस्तों से हमें जानने को मिला। वो हमेशा आयरन शर्ट पहनना है उनको, ही यूज्ड टू आयरन हिज ओन क्लोथ्स, तो कैरी करते थे साथ में। तो ऑलवेज प्रिम प्रॉपर उनको रहना है। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, सादे कपड़े पर साफ सुथरे क्रिस्प आयरन किए हुए और बढ़िया वेल प्रेजेंटेड, वेल ग्रूम्ड। सो ही यूज्ड टू बी लाइक दैट। प्लस ही वॉज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट गाय, वेरी विटी गाय। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सरकाज़म, वो उनके दोस्तों से हमें पता चला वहाँ पे कि वो कैसे वो बचपन में थे। तो वो अभी भी हैं वहाँ पर वो लोग। और हम एक्चुअली रियल लोकेशंस पे हमने शूट किया जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ आज भी उनका घर है, जहाँ वो बड़े हुए। तो वो सब रियल लोकेशंस पे हमने शूट किया, एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया। सो वहाँ पे जो इंटरेक्शन था उनके लोगों के साथ में बहुत मज़ेदार था। और मतलब एज एन एक्टर तो मेरे लिए मतलब कमाल का कभी मोदी जी ने एक्सपीरियंस था। खुद आपको कोई रिएक्शन दिया उनकी तरफ से? कभी आया उन्होंने कभी? नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। आई एम श्योर जब आप मिलोगे तो वो ज़रूर कहेंगे हाँ, आई होप सो, मेरा युवा रूप। आई होप सो। और खासकर उनकी हिंदी जो बहुत ही खूबसूरती से हिंदी बोलते हैं, जो कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हाँ। तो हाउ वाज दैट द होल, सिंस यू आर आल्सो लैंग्वेज एक्सपर्ट? हाँ, उनके साथ में मतलब उनकी भाषा में वो एक गुजराती लहजा, एक ट्रेल ऑफ है, लास्ट का ट्रेल ऑफ, एक गुजराती ट्रेल ऑफ आता है उनका, तो वो पकड़ना मज़ेदार था। फिर उनका एक नेज़ल वॉइस है हल्का सा, जब वो बात करते हैं तो नेज़ल वॉइस आता है उनका, तो वो मित्रों एक नेज़ल वॉइस आता है उनका। और जीवन काल में ऐसे कार्य करूं कि अंत समय में सुख की मृत्यु आए। सो दैट आई हैड टू कैच, बट उसको रिवर्क करना था क्योंकि वो आज जैसे बोलते हैं वो उस वक्त वैसे नहीं बोलते थे। आज वो ग्रूम्ड है, इज़ अ ग्रूम्ड पॉलिटिशियन। उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है। ही हैड ग्रूम्ड हिमसेल्फ एज अ स्पीकर, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। इज वर्कड ऑन इट ओवर द ईयर्स। उस समय वो तो नहीं था, उस समय वो रफ थे, रॉ थे, तो उसको ब्रेक करना कि उसको आज जैसे हैं तो उस वक्त कैसे होंगे, तो वैसा उसको ब्रेक किया था हमने। प्लस क्योंकि वो दिखते थे एक तरीके से, तो वो दाढ़ी बढ़ाना, उनके जैसे थोड़ा वेट पुट ऑन करना, एंड कुछ स्पीचेस थे उनके। आपने भाषा की बात की तो उनके कुछ पॉपुलर स्पीचेस थे। एक तो लाल चौक का इंसिडेंट था, एक रथ यात्रा के दौरान की एक स्पीच है उनकी, बड़ी पॉपुलर स्पीचेस थी, बड़ी फायरी स्पीचेस थी वो। उन स्पीचेस को हमने एज इट इज़ रिक्रिएट किया था। तो जैसा उनका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हमने एज इट इज़ रिक्रिएट किया था। वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि उसमें आप त्रुटि नहीं कर सकते क्योंकि वो है सामने, एज इट इज़ है। तो उसको एज इट इज़ आपको रिक्रिएट करना था। और इट वाज नॉट अबाउट मिमिकिंग, क्योंकि उसके अंदर में ना एक फायरी पैशन है,
एक ऑनेस्ट पैशन है उस स्पीच में, तो वो अचीव करना वाज व्हाट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जो उसमें अगेन विश्वास करता है जो वो बोल रहा है, तो वो वहाँ पहुँचना वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जी, तो फिल्में हो गई, वेब हो गया, सीरियल हो गया, लेकिन एक और झंडा आपने गाड़ा था रियलिटी शोज़ का, एंड यू वर विनर ऑफ झलक दिखला जा ऑल्सो, सो यू आर अ गुड डांसर, दैट प्रूव्स इट। तो रियलिटी शोज़ हमारे देश में मतलब वो भी बहुत देखे जाते हैं, चाहे झलक दिखला जा हो या बिग बॉस हो। तो रियलिटी शोज़ से आप तो विनर हैं झलक दिखला जा के, तो रियलिटी शोज़ से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, एंड वुड यू डू अ शो लाइक अ बिग बॉस? See, झलक फॉर मी वॉज नॉट अ रियलिटी शो, झलक फॉर मी वॉज अ शो अबाउट डांस। वहाँ पे मुझे एक ऐसी आर्ट फॉर्म थी जो मैं इंजॉय करता हूँ और मुझे सीखने को मिला, सो दैट इज़ वाई आई डिड झलक, नॉट बिकॉज इट वॉज अ रियलिटी शो। आई थिंक रियलिटी शो जो होते हैं उसके लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए, एक अलग इक्विप्ड सोल चाहिए और वो मैं नहीं हूँ शायद। और मैं बहुत क्लियर हूँ मैं यहाँ क्यों आया था सब छोड़ छाड़ के, कि वाई डिड आई कम टू मुंबई। आई केम हियर टू एक्ट, आई एन्जॉय माई क्राफ्ट, आई एन्जॉय माई आर्ट। लाइक जैसे आपने बोला कि अब ये लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो मेरा सेफ जोन है, वो मुझे मज़ा आता है करने में और मुझे वही करना है। सो आई थिंक रियलिटी शो इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एज ऑफ नाउ। ऑफ़र मुझे हर साल होता है, जैसा आपने कहा कि अब मैंने झलक जीता है तो वही टीम है, वही लोग करते हैं, तो दे ऑल आर फ्रेंड्स, तो वो पूछते ही हैं हर साल, इस साल करेगा? फिर बोलता हूँ नहीं, बोलते अब इस साल कर ले, मैंने नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो वो लोग करते हैं ना, मतलब मुझे डर लगता है वहाँ पे, मतलब मेरे अंदर तो एक अलग टाइप का अभिनय है। हाँ, खुद का रोल करना। हाँ, मतलब शायद मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा कभी, और आई थिंक आई विल बी वेरी बोरिंग कंटेस्टेंट देयर, मतलब मैं क्या ही ऐड कर दूंगा उनके लिए। वो झलक में बेचारे परेशान रहते थे मुझसे, यार ये रियलिटी कुछ दे दो, मैं डांस करने आता हूँ, मैं डांस कर लूँगा। सो आई थिंक आई विल बी वेरी बोरिंग कंटेस्टेंट देयर, मैं कुछ मसाले नहीं दूंगा उनको क्या लड़ाई झगड़ा करूँगा मैं जी। सो व्हाट नेक्स्ट? केजरी अब आ चुकी है, व्हाट कीप्स यू बिजी? आपने अभी वर्टिकल शोज भी प्रोड्यूस किए, तो वर्टिकल इज अ न्यू एरा इन कंटेंट टेलिंग, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग अ वर्टिकल शो? मज़ा था, एक नई तरह की टेलिंग है, नए बच्चे देख रहे हैं उसको। आई थिंक वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, वी शुड लर्न वट एवर इज़ हैपनिंग। मुझे तो नई चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे बहुत मज़ा आया वो बनाने में, कि कैमरा ऐसे से ऐसा हो गया, तो अब ऐसे कैसे देखना है सारी दुनिया को, वर्टिकल में शूट कर रहे हैं ये भी। सारी दुनिया को अब ऐसे देखना है आपको, जी। ज़िंदगी भर हमने ऐसे देखा सिनेमा स्कोप में, अब ऐसे देखना है उसको। बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, इट्स अ न्यू थिंग, नए बच्चे ऐसे देख रहे हैं, नए बच्चे ऐसे सीख रहे हैं, नए बच्चे ऐसे बना रहे हैं, सो आई थिंक इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। एक तरह की नई तरह की स्टोरी टेलिंग, कहानी है, आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, एक तरह की कहानी कहने का तरीका है, मुझे बड़ा मज़ा आया बनाने में। बहुत फास्ट पेसी, सर पैर कुछ होता नहीं है, आप बस बनाए जाओ, तो बन गया कुछ भी। उसमें भी आई ट्राइड फाइंडिंग सम स्टोरी इन इट ऑल्सो, तो मज़ा आया मुझे तो बहुत करने में। और आगे मूविंग फॉरवर्ड, जैसा आपने बोला कि खेजड़ी आ चुकी है, और राजस्थानी भाषा बोली के ऊपर अभी आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया है, और स्कूल कोर्सेज में उसे सम्मिलित करने का ऑर्डर भी पास किया है, होगा जल्द, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आई थिंक जो चीज़ मैं करना चाह रहा था सिनेमा के ज़रिए, वो फाइनली हो रहा है। और आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, मैं अगले 2 से 3 साल 4 साल में मैं चाहूँगा कि मैं राजस्थानी सिनेमा को विश्व पटल पर वापस लेकर आऊँ, और उसे इक्वल स्टेटस दिलाऊँ, रिवाइव करूँ, वो स्टेटस दिलाऊँ जो वो डिज़र्व करते हैं। और उसके लिए मेरी पूरी एक टीम तैयार है, और हम पूरी तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड वेरी सून विल स्टार्ट रोलिंग न्यू स्टफ, एंड दैट दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी टोटली मासी एंड टोटली मतलब कमर्शियल। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कि आशीष, जिस तरह आपने टेलीविज़न हो, वेब हो, फिल्में हो, सबका दिल चुराया, तो आपके नए वेंचर के लिए ऑल द बेस्ट, एंड उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का नाम आप रोशन करें
ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड आज हमने लंबी चौड़ी बात की, बातों का सिलसिला में रोकना हुआ कि वक्त का टिक टिक कर रही है। तो थैंक यू सो मच, Thank you. ऑल द बेस्ट। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको आशीष मिलता रहे सब लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।